नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का अब नोटिस थमा दिया गया है। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को यह नोटिस दिया है। राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन जो उनका बंगला है, जो उनके पास कई सालों से है, 30 दिन के भीतर खाली करने को कह दिया गया है। बतौर सांसद उन्हें यह सरकारी बंगला मिला था, लेकिन कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद ओबीसी के आरोप पर मोदी सरनेम पर राहुल को अयोग्य सांसद घोषित कर दिया गया था। यानी उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अब यह बंगला खाली करने को कह दिया गया है। लेकिन एक मशहूर मुहावरा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है कि मौका निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ होता है। यह मुहावरा इसलिए मैंने सुनाया क्योंकि राहुल गांधी के पास ऐसा रास्ता था जिससे शायद वो सजा और सदस्यता दोनों के मामले में बच सकते थे। लेकिन राहुल के पास इस समय मौजूदा लाइफ लाइन क्या है, उसका मैं विस्तार से विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन राहुल गांधी पर कानूनी एक्शन के खिलाफ आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता काले कपड़े पहनकर ब्लैक मंडे बनाने निकल पड़े। तो बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा, काले कपड़े पहनने से काले कारनामे छिप नहीं जाते हैं। कांग्रेस के काले कारनामे अब काले जादू तक जाने वाले हैं। और इसी बीच सावरकर पर सवाल उठाना राहुल गांधी को भारी पड़ गया, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस के सहयोगी दल भी कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आज इसी पर होगा देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिबेट शो आर पार। क्योंकि एक तरफ होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता अखिलेश सिंह, तो दूसरी तरफ होंगे सुधांशु त्रिवेदी। आज का आर पार जोरदार रहेगा, सियासत का काला जादू। राहुल गांधी को अयोग्य सांसद घोषित किए जाने के खिलाफ कांग्रेस काले कपड़ों में ब्लैक मंडे मनाने मैदान में उतरी। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए? हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र के खत्म किए जा रहे हैं, ये तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। विरोध की सबसे बड़ा उदाहरण काला कपड़े होते हैं। आज काले कपड़े पहन के आए, काले दिल वाले जो सामने बैठे हुए हैं जी बेंचेज पे उन्हें दिखाएंगे। और मैं आज काली घड़ी भी पहन के आया। वक्त देख लो अपना, खत्म हो रहा है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। कांग्रेस का जो दिल, मन, दिमाग है वो सब काला है। इमरजेंसी के समय आपको ध्यान हो, इसी तरह न्यायपालिका को उन्होंने जो है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया। मेरी गुजारिश है कि उनको अदालत में हाजिर करके उन्हें जेल भेजा जाए। इस बीच वीर सावरकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस हिट विकेट होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान करने की कोशिश की तो खुद कांग्रेस के सहयोगी विरोध में खड़े हो गए। तर राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नहीं करणार, अजिबात करणार नहीं। उधर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने स्मृति ईरानी पर एक बयान दिया तो बीजेपी ने उन्हें सेक्सिस्ट बताते हुए पलटवार किया। तो स्मृति ईरानी थोड़ा गुंगे बेरी हो गया, मैं उनको कहना चाहता हूं, उसी दयान को, महंगाई दयान को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठाने का काम किया है। लेकिन आज बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस सियासी बौखलाहट में एक के बाद एक गलती कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का काला जादू। तो अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। राहुल के पास मौजूद लाइफ लाइन का विश्लेषण, क्योंकि सदस्यता जा चुकी है राहुल गांधी की।
बंगला खाली करने के लिए भी नोटिस जारी कर दिया है। 1 महीने के भीतर बंगला खाली करना है। तो पहला विकल्प यह है राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी माफी मांग सकते थे, जैसा चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी ने किया था, लेकिन उस विकल्प को राहुल ने नकार दिया, लेकिन वो पहले माफी मांग चुके हैं। दूसरा विकल्प, सीआरपीसी की धारा 374 के तहत सजा को सेशंस कोर्ट में ही चुनौती दे सकते थे। तीसरा विकल्प, सजा मिलते ही हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे, वो भी नहीं किया गया। चौथा विकल्प, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जैसा पवन खेड़ा के मामले में किया था। सिर्फ 1 घंटे के भीतर पवन खेड़ा के मामले में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन राहुल के मामले में ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट नहीं जाना चाह रही, या कोई अंदरूनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को रोक रही है। जैसा अनुराग ठाकुर ने बोला, कौन अंदर से राहुल गांधी को निपटाना चाह रहा है? बड़ा सवाल। क्या प्लानिंग के तहत सहानुभूति बटोरने के लिए सदस्यता गंवा दी गई है, जैसा मूल सवाल खड़ा हो रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है? डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ उद्धव गुट के आनंद दुबे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से मैं मूल सवाल पूछता हूं। अजय आलोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल मेरा बहुत सीधा है, राहुल को टारगेट बीजेपी कर रही है, सवाल मेरा यह है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप क्या कहना चाहते हैं? इस बीजेपी टारगेटिंग राहुल गांधी? भाई अमीश, आप ये बताइए कि राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी के नहीं, बहुत सारे उन दलों के भी कॉम्पीट करते हैं जो अन्य राज्यों में कांग्रेस जिनसे लड़ती है, जैसे टीएमसी हो गई, केसीआर की ग्रुप पार्टी हो गई, तो ये सब भी तो राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। तो बीजेपी क्यों नहीं टारगेट करेगी? अभी तो कुछ दिन तक तो गठबंधन ही नहीं बन रहा था। जो आपके विपक्ष में रहेगा वो टारगेट तो होगा ही। बात सवाल ये है कि या तो मेरा सवाल समझने चाह रहे, या आप समझ के भी अनजान बन रहे हैं। बीजेपी का टारगेट करना और बाकी सबका टारगेट करने में फर्क है। सदस्यता जाना, बंगला खाली कराने की बात करना, दैट्स माय पॉइंट, दैट्स माय क्वेश्चन। डॉक्टर अजय आलोक। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहले मैं इस सवाल के जवाब आपके दर्शकों को ऐसे ही देता हूं। जब बीजेपी क्लेम करती है कि राम मंदिर हमने बनवाया, तो सारा विपक्ष एक लाइन में सीधे कहता है भारतीय जनता पार्टी को कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, इसमें आपकी कोई क्रेडिट नहीं है। तो राम मंदिर में कोई क्रेडिट नहीं है बीजेपी की। राहुल गांधी की सदस्यता जो कि कोर्ट ऑर्डर के कारण गई है, उसमें बीजेपी की क्रेडिट कहां से हो जाएगी? सोचने वाली बात है ना। कोर्ट ऑर्डर है, और कोर्ट ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक कहता है कि जैसे ही अगर आप कन्विक्ट हुए 2 साल या उससे अधिक, विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट टाइम आपकी सदस्यता रद्द होती है। ये तो 1 दिन डिले हो गया। कायदे से नोटिफिकेशन लोकसभा को उसी दिन निकलना चाहिए था, अगर उनको मिल जाता तो बीजेपी के टारगेट करना, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं तो टारगेट होंगे ही, लेकिन सदस्यता जाने में कोई बीजेपी टारगेट नहीं कर रही है। ये टेक्निकल चीज है, और इस टेक्निकल चीज के कारण कोर्ट ऑर्डर बंगला खाली कराने में, ना मानना, और बंगला खाली कराने में बटोरते रहिए। और बंगला खाली कराने में आप जब सांसद नहीं रहते हैं तो लोकसभा हाउसिंग कमेटी का ही नियम है कि 30 दिन के अंदर आपको बंगला खाली करना पड़ता है। हर बार हम लोग देखते हैं चुनाव के बाद 30 दिन के अंदर पुराने सदस्य जीत नहीं पाते हैं, और 2 दिन में नोटिस भी आ जाता है। क्यों नहीं आएगा जब 30 दिन के अंदर आप? ठीक है भाई, जब 30 दिन में बंगला खाली करना है तो उस आदमी को टाइम दीजिएगा ना, कम से कम 1 महीना अपना सामान वामान हटाने का। जी, अब बंगले से इतनी मोहब्बत क्यों है? सुधांशु जी, आप इंतजार करिए, मैं अखिलेश जी के पास चले जाता हूं। अखिलेश जी, मूल सवाल यह है कि आज पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, कांग्रेस इसमें अपने आप को बेचारा दिखाने की क्यों कोशिश कर रही है। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है, अनुराग ठाकुर ने बोला कोई कांग्रेस के भीतर ही है जो राहुल गांधी को फंसाना चाह रहा है। इस पूरे मामले में जब जयराम रमेश के साथ मामला हुआ तो उन्होंने माफी मांगी, अरविंद केजरीवाल जो साथ दे रहे हैं उन पे मानहानि का मामला हुआ तो उन्होंने नितिन गडकरी, इसके साथ साथ स्वर्गीय अरुण जेटली जी से माफी मांगी, लेकिन राहुल जी को माफी मांगने से मना कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में पहले माफी मांग चुके हैं, एक बार मांग लेते तो क्या हो जाता, मामला ही खत्म हो जाता पूरा। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है और यहाँ पे बैठ करके हमारे आपसे के बात करने से न्यायिक प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। वो अदालत में है, उसकी प्रक्रियात्मक लड़ाई लड़ी जाती है, लड़ी जाएगी। राहुल जी के या विपक्ष के जो प्रश्न हैं वो यथावत अभी भी बने हुए हैं। बात उन प्रश्नों के उत्तर आने की है कि इस देश में एक उद्योगपति अडानी साहब इस देश के नियम कानूनों को बदलवा के धता बता करके एक तरफा सारा धन जो है देश का संपदा, देश का अपने
लिए ले रहे हैं, तमाम सेल कंपनियों से और तमाम हेवन कंट्रीज से किस किस प्रकार से पैसे इनके लिए आ रहे हैं जो इस राष्ट्र के लिए भी सुरक्षित नहीं है, खतरा है, वो क्यों, उसकी जांच और उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? अखिलेश जी, संसद सदस्यता रहती तो सारी बात होती। उससे पहले मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं, 1 मिनट आप ही ने बोला। मेरा एक काउंटर सवाल है, सदस्यता रहती तो अदानी पर भी सवाल उठाते रहते, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि जब राहुल जी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते हैं तो इस मुद्दे पर माफी क्यों नहीं मांग सकते? नरेंद्र मोदी से तो माफी मांगनी नहीं थी, माफी तो मांगनी थी मोदी समुदाय से। 5 बार नहीं, मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। 2 बार अभी आप शुरू में स्टार्टिंग में बोले, तो मेरा सवाल है कि क्यों नहीं? सुनिए, देखिए, आप सदन में राहुल जी की आवाज को रोक सकते हैं, सदन को म्यूट करके रोक सकते हैं, सदन की माइक को म्यूट करके रोक सकते हैं, सदन की कार्रवाई से उनके वक्तव्यों को स्पंज करके रोक सकते हैं, सड़क पे नहीं ना रोक सकते उनकी आवाज को आप। जो देश हित की बात है, कांग्रेस देश की बात उठा रही है, देश की चिंता कर रही है। ये मोदी जी और अरे बात तो आने दीजिए, मोदी जी और बीजेपी की सरकार अडानी जी की चिंता कर रही है। आप अडानी पर जितना अटैक करना करिए, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सदस्यता रहती, का जवाब दे रहा हूं मैं, अगर नौमन तेल रहता तो राधा नाचती ना। पॉइंट ये है, और आप बताइए ना इसका जवाब क्या है? जब राहुल जी सुप्रीम, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं सर, मेरा तो आपसे निवेदन है, आप इतने वरिष्ठ आदमी हैं, आप ही राहुल जी को समझाते हैं कि सदस्यता रहेगी तो सवाल उठाए जाएंगे। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग सकते तो यहां क्यों नहीं मांग सकते माफी? नरेंद्र मोदी से तो माफी मांगनी नहीं थी। ये गफलत निकाल दीजिए अपने दिलो दिमाग से कि आपके हिसाब से अगला जवाब देगा। आप सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। लोकसभा में आप तो रोक सकते हैं, रोक दिया, सड़क पर नहीं रोक सकते आवाज उठाने की। हमारी आवाज उठाने की जगह की चिंता आप ना करें, और जो लड़ाई हो हम लड़ लेंगे। हमें देश की चिंता है, हमारी सरकार को, आदरणीय मोदी जी को अडानी जी की चिंता है। वो पैसे आपको राहुल जी की चिंता है कि अखिलेश जी, आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हम सब लोगों को देश की चिंता है। पर राहुल जी की चिंता है कि नहीं? मत करिए। राहुल जी की, प्रमोद तिवारी ने कहा ना कि राहुल जी के लिए कानून अलग, गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। देखिए, आप मतलब आपको लगता है गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए? आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? प्रमोद तिवारी ने इस तरह नहीं कहा। उन्होंने, अरे उनकी बाइट है, वो प्रॉपर सुनिए, जो उनकी बाइट है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला एक निजी चैनल को कि गांधी परिवार को देखना पड़ेगा, गांधी परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए। डिस्टर्ब करते हैं। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा सर, आप ही बोल रहे हैं। तब से आप बोल, मैं क्या बोल रहा हूं? 4.5-5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। सवाल पूछ रहा हूं, काउंटर सवाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना सर, जिसे आप ही बोलेंगे। नहीं, आपकी तकरीर है, इतना लंबा तकरीर नहीं, सवाल है सर। सवाल कहां से सवाल? अच्छा, राहुल जी की चिंता है, आपको नहीं है? हाँ ना? अच्छा, ये सर नो, राहुल जी की चिंता है कि नहीं है? ये सर नो क्या होता है? हाँ, प्रश्न में ये सर नो क्या होता है? ये अहंकार आपका है, अहंकार ये तानाशाही आपकी है। राहुल जी की इसी को बोलते हैं तानाशाही। सर, अब मुझे भी तानाशाह बुला रहे हैं। और क्या? इतना बड़ा आदमी आप आरएसएस के बीजेपी के हैं? जी, मैं तो आप आरएसएस के हैं बीजेपी के? देश का। अरे बताइए, आरएसएस के बीजेपी के? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आप आरएसएस के मैं देश का हूँ, नहीं मैं देश का हूँ, नहीं मैं देश का हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल जी की चिंता आपको है कि नहीं? हाँ या ना? राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हाँ या ना? आपको आरएसएस राहुल जी की चिंता है कि नहीं? आपको आरएसएस की चिंता है ना? अरे, आपको आरएसएस चिंता है ना? देखिए, मुझे आरएसएस की भी चिंता है, मुझे कांग्रेस की भी चिंता है, मुझे राहुल जी की भी बहुत चिंता है। अब बोलिए, मुझे अखिलेश जी की भी चिंता है, मुझे मोदी जी की भी चिंता है। हम तो सबके लिए रिपोर्टिंग करते हैं सर, लेकिन मेरा सवाल बड़ा मूल है, मेरा सवाल बहुत मूल है, और वो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? सुनिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ा। आपने 5वीं बार पूछा राहुल जी की चिंता है कि नहीं? सुन तो मैं है कि नहीं है? आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से अगला प्रश्न नहीं देगा। अरे, मैंने कहा आपको आरएसएस की चिंता है कि ना? मैंने तो जवाब दिया, हाँ है। हाँ, बस बहुत अच्छी बात, मुझे कांग्रेस की चिंता है। तो हमें, आपको राहुल जी की चिंता है कि नहीं? हम कांग्रेसियों को देश की चिंता पहले है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे लिए देश प्रथम है, बीजेपी के लिए अडानी जी प्रथम है। अच्छा, ठीक है, उन्हें अडानी की चिंता है, हमें देश की चिंता। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा आज काले कपड़े डालकर उतर गई कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने बोला ये काला जादू करने वाले हैं, ये काले कपड़े डाल के घूम रहे हैं। पीयूष गोयल ने भी बोला, आज काले कपड़े पहन के सदन में आए। देखिए, अभी जो अखिलेश जी कह रहे थे, तो मुझे एक बात ये लगी, वो चिंता कह रहे थे, आप उनसे चिंता पूछ रहे थे, मुझे तो कांग्रेस की हालत बड़ी चिंताजनक लग रही है। अभी अखिलेश जी आपसे कहने लगे कि आप आरएसएस बीजेपी के हैं, कल बताइए राहुल गांधी जी
भाजपा नहीं, कांग्रेस बीट के पत्रकार को कह दिए साहब आप जो है बीजेपी के अगर एजेंडा है तो बीजेपी का रूप धारण करके काम करिए। और तो और एक ऐसे देश के वरिष्ठ पत्रकार को जो 20 वर्ष से कांग्रेस के लिए ये धारणा है कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं, उनकी भी ऐसी तैसी कर दी है। तो पता नहीं मानसिक स्थिति, काला जादू लगता है इनके ऊपर हो गया है। काला जादू जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मान्यवर, हकीकत जानते क्या है? ये काला जादू उतर गया। जो आप समझाने का लोगों को प्रयास करते थे, 21वीं सदी का नया सवेरा आया और अब हकीकत यह है कि काला कारोबार, काले कारनामे, काली कारगुजारियां, उनको छुपाने के लिए अमीश जी आज जो इन्होंने काले कपड़े पहने ना, इन्होंने कुछ पहना नहीं था। ये कांग्रेस का आवरण उतर गया। अखिलेश जी तो काले कपड़े नहीं डाले हुए, बाहर आ गया। ये तो अच्छी खासी आजकल डाल के आए हैं, मतलब वो बाहर आ डाल के आए हैं सफेद और हरी। इन्होंने तो काले कपड़े नहीं डाले। मैं एक लाइन अमीश जी, मैं मेरा अनुरोध है, एक सेकंड, आज आपने काले कपड़े नहीं डाले, मैं आप सिर्फ विरोध ये नहीं कहना कर रहे? चाहूं अखिलेश जी तारीफ पूरी कर रही है। थोड़ा जो व्हाट्सएप के अलावा था उसकी भी जानकारी नहीं, रख लिया। WhatsApp नहीं। सुन तो लीजिए, सुनिए, मैंने जवाब तो- लीजिए। मैंने तो- अरे जवाब लीजिए भाई। बोलिए। जो व्हाट्सएप आपको आता है वहां से, उसके अलावा भी जानकारी रखें। संसद के अंदर सांसदों ने, आल पार्टी विपक्ष सांसदों ने ये काला कपड़ा पहना था। थोड़ा बाहर की भी दुनिया की मतलब पत्रकारिता थोड़ा आपका विरोध नहीं है। सुनिए फिर वही मतलब संसद में बात हो रही है, संसद के लोगों ने ये तो किया। सड़क पर विरोध नहीं है? क्यों नहीं है? आज भी धरना दिया हम लोगों ने। डाला। अरे हमने काला डालना संसद मैं तो डिफेंड कर रहा हूं आपको इस मामले में। नहीं, आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। सत्य को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। सत्य अपने आप में समर्थ होता है, उसको कोई झुका नहीं सकता, ना उसे कोई दबा सकता है। ठीक है, ओके, यही सुधांशु, कारण है कि सत्य से सुल्तान बहुत डरता है। ठीक है, सत्य से सुल्तान डर रहे हैं। सुधांशु जी आप देखिए, बताता हूं, सुनिए। वैसे मैं एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग नोट पे, मतलब मैं इसको एक ऑब्जेक्टिवली कह रहा हूं, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं और जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, विश्व में कौन सा ऐसा संगठन है जो ऊपर से नीचे तक पूरा काले कपड़े पहनता है? काला यही पहने हैं। हम सोचे आप यही कहेंगे कि यही काला पहने हुए हैं, यही विरोध काले कपड़े कौन पहनता है सरकार का। और सुनिए, काला झंडा किसका है? जब आप बोले ना सुधांशु जी, तो मुझे लगा आप इन्हीं को कहेंगे कि लीजिए आप तो काला पहन के बैठे हैं मोदी जी का विरोध करने के लिए। हो सकता है दिल में यह बात हो, जुबान पे ना आ रही हो, अपने कुछ मजबूरियां या कुछ और हो। फैक्ट है। मैं अभी आपको सीरियस और लाइटर दोनों बात धन्यवाद देता हूं कि आज आप अमीश देवगन जी केंद्र की सरकार के खिलाफ काला कोट पहन करके, जैसे सदन में सांसद बैठे थे, आज आप काला कोट पहन करके यहाँ पे उसका चलिए, मतलब आपको विरोध कर रहे हैं। ये खुशी है कि आपका लोकतंत्र पे यकीन हो गया, आपका मीडिया पे यकीन हो गया। ये इसमें मुझे बड़ी खुशी है। एक दिन के लिए आप विरोध कर रहे हैं। वैसे अमीश जी, अरे अखिलेश जी, अब आप काफी बोल लिए, मुझे मौका दीजिए। आपने कहा ना लाइटर नोट पे मैं एक बात, सुधांशु जी देखिए अमीश जी, लाइटर नोट पे तो मैं कह दूं, वैसे अखिलेश जी जो हैं काला नहीं पहने तो हरा तो पहने हैं। बाकी दर्शक अपने स्वविवेक से निर्णय ले लें। अपने झंडे वैसे का हरा रंग विश्व में एकमात्र संगठन है, अपने झंडे का हरा रंग निकलवा दीजिए सुधांशु जी। ये अरे भाई, इसमें नाराज होने क्या बात है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ना, वो भी एक मैंने तो बोला सर, अब बीच मत बोलिए। अपने झंडे का हरा रंग निकलवा दीजिए। आज आप स्टूडियो में, अरे भाई, हमने तो सिर्फ कहा हरा तो पहने फंस गया अपने प्रश्नों में आप। चलिए आगे बोलिए। आप क्यों जो है बड़ा तीर अपने ऊपर लिए ले रहे? उड़ता तीर क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं मान्यवर? जाने दीजिए, उसको डक कर जाइए। अब मैं एक बात कहता हूं, ये ऊपर से नीचे तक काले कपड़े टेलीविजन के ऊपर, आप याद है दर्शकों ने किसको देखे हैं? और कौन सा ऐसा संगठन इसका काला झंडा है? वो है ISIS। अगर आपने कभी अबू बकर अल बगदादी को देखा होगा तो पूरा ऊपर से नीचे तक काले में देखा होगा। टोपी कौन लगाता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जितने भी अपने रूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गांधी जी की समाधि पे जाकर, कभी संसद के अंदर वो टैग उठाकर, कभी काले कपड़े पहन के, तो इनके लिए अमीश जी ब्रज के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं नारायण स्वामी, उनकी उक्ति लागू होती है कांग्रेस के ऊपर कि अंदर से मैलो हियो बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। तो कम से कम आज यह जरूर स्थिति हो गई कि जैसा मन था वैसा ही तन पे दिखने लगा। तो कम से कम इस बात की हमें संतुष्टि, हम आपको साधुवाद देना चाहते हैं, जो अंतर मन में था वही बाहर दिखने लगा और काला जादू दिखाई पड़ने लगा। मान्यवर, काला जादू आपको लग रहा है, पर यह समझ लीजिए कि जिसको आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं
क्या 21वीं सदी की मिलेनियम जनरेशन को आप काला जादू जैसी चीजों से प्रभावित करने की बात कर सकते हैं? मेरे विचार से इस तरह की बात करना बहुत दुखद और मतलब बहुत कष्टकारक है। और ये किसके लिए है काले कपड़े? ये पिछड़ी जाति के किए गए अपमान के लिए, या न्यायालय के निर्णय के लिए, या उस सरकार के कानून के लिए जो आप ही की सरकार का बनाया हुआ था? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी जी, राजकुमार भाटी, ये जो पूरा मसला है ये एक ओबीसी कम्युनिटी पर भारतीय जनता पार्टी ले गई है। सदस्यता जाना दूसरी बात है, पहली बात है कि ओबीसी कम्युनिटी के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कुठाराघात किया, बीजेपी का आरोप नंबर 1 ये है। उसके बाद क्योंकि माफी नहीं मांगी, सदस्यता चली गई। क्या आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कांग्रेस पार्टी कर सकती थी और करा नहीं? क्योंकि सदस्यता तो आपके भी विधायकों की गई है, आजम खान की गई है, अब्दुल्ला आजम की गई है, बीजेपी के भी विधायकों की सदस्यता गई है। ऐसे ही एक तो माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में और यूपी में 6 साल योगी जी को हो गए हैं, पिछड़े वर्गों के, दलितों के बहुत हक मारे गए हैं, उनकी नौकरियां छीनी गई हैं, उनकी शिक्षा छीनी गई है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए गए हैं। तो इस जो एक हीन भावना है बीजेपी के अंदर, इसलिए वो ये इस तरह का बहाना, मतलब अनर्गल बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने चोरों का सवाल उठा दिया, चोरी का सवाल उठा दिया, पिछड़े वर्ग का अपमान हो गया। ये तो कोई तुकी नहीं है इस बात की तो। और इस बात को देश का एक एक पिछड़े वर्ग का एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कोर्ट ने नहीं समझा। नहीं, कोर्ट ने जो किया है वो एक अलग विषय है, वो तो विषय तो यही है। लेकिन दूसरी बात जो कोर्ट की बात आ रही है, डॉक्टर अजय आलोक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और मैंने सुना कि आजकल राजनीति की समीक्षा करते हैं, राजनीति का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि कोर्ट ने थोड़ी बनाया राम मंदिर, बीजेपी ने थोड़ी बनाया, कोर्ट ने बनाया। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो है, बीजेपी तो कहती है कि हमने बनाया, इसका मतलब कोर्ट को आप प्रभावित कर लेते हो। इसका अर्थ ये भी तो है भारतीय जनता पार्टी के नेता तो उसका श्रेय लेते हैं। लेकिन चुनाव में आपके अनुभव से मैं पूछना चाह रहा हूं, राहुल गांधी अगर माफी मांग लेते, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी माफी मांग चुके हैं इसलिए वो कहते हैं कि मैंने कभी माफी नहीं मांगी, तो वो बात गलत है। लॉजिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी इशू करी थी ओवर हिज रिमार्क ऑन चौकीदार चोर है। लेकिन अब क्योंकि बेसिक पॉइंट ये है कि अगर माफी मांग लेते तो इतना खलजगन ही नहीं मचता, इतना बवाल ही नहीं मचता। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस बेचारी बने इस पूरे केस के अंदर, या आपको लगता है कि ये मिसकैलकुलेट हुआ है गांधी तो कांग्रेस से संबंधित प्रश्न पर आप मेरा आपसे सवाल है पूछना चाहिए, लेकिन मैं ईमानदारी, अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहले नेता बनते वो माफी मांगने वाले। पूरी ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट से जो माफी मांगी थी वो इस बयान पे मांगी थी, उन्होंने, राहुल गांधी ने कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है, और वो क्योंकि गलत बयान था उन्होंने कहा कि नहीं मैंने गलती से निकल गया। अब ये जो बयान है इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें माफी मांगनी पड़े। आप कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान नहीं है, ओके, समाजवादी पार्टी कहती है ओबीसी का अपमान नहीं है। सीधा रिएक्शन लेते हैं, बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ओबीसी का अपमान नहीं हुआ है, ओबीसी का अपमान नहीं हुआ, यही कह रहे हैं आप। मैं ब्रेक ले रहा हूं, उस पर रिएक्शन लेते हैं। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आर पार, क्योंकि ये बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में समाजवादी पार्टी की कि ओबीसी का अपमान नहीं किया राहुल गांधी ने। क्या कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया? ब्रेक के बाद राजकुमार भाटी से जानेंगे। आप देखते रहिए आर पार। के जरिए कोरोना की समीक्षा करेंगे। विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का बजा डंका, लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया के कैटलीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मुंबई इंडियंस विमेन्स प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल से पहले लखनऊ की सड़कों पर दिखा सुपर जॉयंट्स का गजब अंदाज। गाड़ियों पर निकले खिलाड़ियों ने दर्शकों से स्टेडियम में आकर मैच देखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक परिवार पर हमला करने के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में जब्त की गई शराब को पुलिस ने नष्ट किया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी करीब 2.5 लाख रुपए की शराब। गुजरात के राजकोट में सीबीआई की टीम से बचने के लिए अफसर की पत्नी से छत से रुपयों से भरा बैग फेंका। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त के रिश्वत लेने के आरोप में अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोच्चि में भारतीय तट रक्षा का एक
ALH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा आईसीजी ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के शामली में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो चुका है। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिसकर्मी पर रोपवे कर्मचारी को पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। बिहार के पूर्णिया जिले में जमीन विवाद में मारपीट। 3 महिलाओं ने एक आदमी के साथ की मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के लातूर में दर्दनाक सड़क हादसा। एक अनियंत्रित कार खेत में गिरी। 4 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग जख्मी। महाराष्ट्र के सोलापुर में परमेश्वर यात्रा में रथ का पहिया टूटने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। पहिया चटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो चुका है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक आदमी जख्मी। दिल्ली के पुस्तकालय नगर इलाके से करीब बन रहे दिल्ली सहारनपुर हाईवे के पास हादसा हो गया। वहां हाईवे बनाने के काम में लगी एक क्रेन पलट गई जिसकी चपेट में एक ऑटो समेत कई गाड़ियां आ चुकी हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत मामले में परिवार ने उठाई जांच की मांग। कल वाराणसी के एक होटल में शव मिला था। बिहार के मधुबनी में मां और बेटी का शव मिलने से हड़कंप। पति पर लगा हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उसे पंजाब के कपूरथला से पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला आया सामने। वहां एक लड़के पर अपने विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते से गांव के दूसरे कुत्तों को कटवाने के आरोप लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सिक्किम के गंगटोक में पहाड़ धड़कने से बड़ा हादसा हो चुका है। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा घरों पर आ गिरा जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पंजाब के फरीदकोट में राजस्थान नहर और सरहिंद नहर के बीच आई दरार। नहर में पानी का रुका बहाव, मरम्मत का कार्य जारी। बिहार के गोपालगंज जिले में आग लगने से हाहाकार। वहां सिलेंडर में आग लगने की वजह से कई घर आग की चपेट में आ चुके हैं जिससे घर में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। बिहार के दरभंगा जिले में रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रेन की इंजन पटरी से उतरी, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ से रामनवमी आदिवासी को 15 सदस्यीय टीम अयोध्या पहुंची है। भगवान राम लला के दरबार में राम नाम का भजन करेगी। चैत्र नवरात्रि के 6ठे दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। आरती में शामिल हुई कई भक्त। महाराष्ट्र के वॉशिम में एक पिता ने कबाड़ से किया जुगाड़। अपने बेटे के लिए कबाड़ से बनाई मोटरसाइकिल बनाने में 20,000 रुपए की खर्च। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए एक नई शर्त रखी। IMF ने पाकिस्तान को बेलआउट किस्त जारी करने के लिए कई कदम उठाने से पहले एक्सटर्नल फाइनेंस इंश्योरेंस मांगा है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, ये दावा वहां दक्षिणपंथी संगठन पाकिस्तान जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने किया है। रूस की सेना ने यूक्रेन के इलाकों में होवित्जर तोप को तबाह करने का दावा किया। रूस की सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। डोनेट्स्क इलाके में रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना के मिसाइल हमले में यूक्रेन की सेना का ट्रक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गुरुद्वारे में फायरिंग, गोलीबारी में 2 गंभीर रूप से जख्मी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। इजराइल के तेल अवीव में बेंयामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी। स्पेन के वैलेंसिया इलाके में लगी भीषण आग। जंगल में आग लगने से मचा हाहाकार। फायर फाइटर्स जंगल से बीच पहुंचकर आग की लपटों पर पानी की बौछार करते दिखे। अमेरिका की जॉर्जिया में आए तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। म्यांमार की सेना का शक्ति प्रदर्शन, सेना ने दिखाए लड़ाकू विमान और तोप। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद को यूपी पुलिस के काफिले में 45 हथियारबंद जवान तैनात। सुरक्षा को देखते हुए व्रज वाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी जमा करवाया गया। यूपी के जालौन से अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के लिए रवाना। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकी थी गाड़ियां। प्रयागराज में नैनी जेल की सुरक्षा बड़े गेट के बाहर बैरिकेडिंग की गई। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 17 साल पुराने केस में अतीक अहमद की 28 मार्च को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में होनी है पेशी। 2005 में बीएसपी विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हुई थी हत्या। इस हत्या केस का मुख्य गवाह था उमेश पाल। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर एक्शन। आनंद यादव के करोड़ों की जमीन को प्रशासन ने कुर्क किया। संजय सागर पर भी हुई कार्रवाई।
अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी अभी भी की जा रही है। अब तक नहीं मिला अमृतपाल का कोई भी सुराग। हरियाणा और दिल्ली में तलाशी अभियान एक बार फिर तेज। अमृतपाल सिंह के एक और साथी वीरेंद्र जोहल को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतपाल का गनमैन था वीरेंद्र जोहल। एनएसए के तहत हुई कार्रवाई। आज फिर संसद में कार्यवाही के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। लोकसभा शाम 4 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। स्वतंत्रता सेनानी के अपमान पर माफी की मांग। गजेंद्र शेखावत ने कहा, सावरकर को समझने के लिए जाना होगा अंडमान की जेल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी को दी चेतावनी। राहुल को सावरकर का अपमान न करने की दी नसीहत। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई है। 2 दिनों चलेगा ये कॉन्क्लेव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 8 साल में दूरसंचार क्षेत्र बदल चुका है। राजस्थान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हुई है कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय किए हैं बैठक। केंद्र और 4 बड़े राज्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की समीक्षा करेंगे। विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का बजा डंका। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया के कैटलीन को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। मुंबई इंडियंस विमेंस प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बन चुकी है। फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल से पहले लखनऊ की सड़कों पर दिखा सुपर जॉयंट्स का गजब अंदाज। गाड़ियों पर निकले खिलाड़ियों ने दर्शकों से स्टेडियम में आकर मैच देखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक परिवार पर हमला करने के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी के फिरोजाबाद में जब्त की गई शराब को पुलिस ने नष्ट किया। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी करीब 2.5 लाख रुपए की शराब। गुजरात के राजकोट में सीबीआई की टीम से बचने के लिए अफसर की पत्नी से छत से रुपयों से भरा बैग फेंका। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए जब्त किए। रिश्वत लेने के आरोप में अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। असम पुलिस ने एक ट्रक से करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोच्चि में भारतीय तट रक्षा का एक LH ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। टेस्टिंग के दौरान हुआ हादसा। आईसीजी ने जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान है। यह आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। केंद्र की सरकार जुल्म की इंतहा कर चुकी है बीजेपी पार। यानी उनका कहना है सब कुछ आनन फानन में हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है। राहुल गांधी की तरफ तानाशाही रवैया दिखा रही है नरेंद्र मोदी का शासन। इस लड़ाई को जन जन तक लेकर जाएंगे, यह बड़ी स्टेटमेंट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत में आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता और प्रियंका गांधी के एडवाइजर, उनकी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है कि तमाम सांसद इस्तीफा दे दें, एकजुटता दिखानी होगी, सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी किस मूड में है कांग्रेस? यानी कांग्रेस पार्टी क्या सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे? यहां से आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। अखिलेश जी, क्या सारे सांसद इस्तीफा देंगे जैसा आचार्य जी कह रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे गंभीर विषय है यह है कि राहुल गांधी जेड+ कैटेगरी के सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं जी, और उनके ऊपर बहुत खतरा है। और अतीत में भी उनके परिवार के लोगों की आतंकी घटनाओं में हत्याएं हुई हैं। पहले आप एसपी जी हटाते हैं और इतनी त्वरित गति से उनका घर खाली करने का आदेश देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? किसी के जीवन की सुरक्षा का भी आपको जरा सा लिहाज नहीं है। हरीश रावत कह रहे हैं आनन फानन में फैसला हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है कि ऐसे व्यक्ति की कि जिसे इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसने अपने पिता, अपने दादी और अपने और परिजनों को खोया है, किस तरह से आतंकियों के हाथों से, उसकी सुरक्षा की भी आपको लिहाज नहीं है। आपने एसपी जी हटाया, उसके बाद बंगले खाली करने की बात कर रहे हैं। क्या लक्ष्य है आपका? ठीक है,
अच्छा, विपक्ष की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट आ रही है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी का कुछ बहुत बड़ा प्लान है, यह बड़ा प्लान घातक हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी, अब हरीश रावत कह रहे हैं एक बात, विपक्ष के सांसद एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका बड़ा प्लान है और बड़े प्लान का हिस्सा है राहुल को टारगेट करना। वो बड़ा प्लान क्या है? और जान को खतरा है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी कह रही है। ये जेड कैटेगरी है उनके पास, जेड प्लस। नहीं, देखिए, जो अखिलेश जी ने कहा, मैं उनकी बात को और स्पष्ट और संशोधन के दे रहा हूं। राहुल गांधी जी के पास जेड प्लस नहीं है, जेड प्लस विद ASL है, जेड प्लस विद एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग। ये उस स्तर की सुरक्षा है जो भारत के गृह मंत्री को और भारत के रक्षा मंत्री को प्राप्त है। तो सरकार ने सुरक्षा के विषय के ऊपर सब कुछ दे रखा। SPG की जहां तक बात है तो SPG सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है, जिसमें एयर कवर भी होता है। SPG का मतलब होता है आपके घर के ऊपर कोई एयर से अटैक नहीं हो सकता, वह भी कवर्ड होता है। तो वह स्थिति सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, बाकी इनको गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर की सुरक्षा प्राप्त है। सरकार की तरफ से इसमें कोई बात नहीं। परंतु यह जो बात है तो टेक्निकल है। टेक्निकल ऐसे समझिए कि किसी छात्र ने विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा दी, उसका विश्वविद्यालय में प्रवेश हो गया, अब वो परीक्षा गलत पाई गई, परीक्षा निरस्त हो गई, तो उसकी सीट चली जाएगी ना। अब जब सीट चली गई और उसने जाके कोर्ट से स्टे नहीं लिया तो छात्रावास भी खाली करना पड़ेगा। भाई जब छात्र नहीं रहा तो छात्रावास में कैसे रहेगा? अगर कांग्रेस पार्टी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर इनको ऐसा लग रहा तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? पवन खेड़ा के विषय में तो तत्काल चंद घंटों में कोर्ट गए, और इनके तो वो लोग हैं, मैं मतलब विनम्रता से कहना चाहता हूं, आतंकवादियों के समर्थन में तो रात को 3 बजे कोर्ट खुलवा लिया। अब यहाँ 3-4 दिन हो गए हैं राहुल गांधी के लिए कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, तो यह रणनीति तो कांग्रेस पार्टी को बतानी चाहिए। लेकिन मैं सीधा रुख करता हूं, विपक्ष की तरफ से जो बड़ा बयान आ रहा है, क्या बीजेपी कुछ बड़े गेम प्लान के साथ है? आनंद दुबे। अमित जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी दुबे जी। अब देखिए, बीजेपी ने अब तक जो भी किया है देश की जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग तो काम करते ही थे। अब सेक्रेटरियल जो पार्लियामेंट के सचिवालय हैं वो भी काम करते हैं, बंगला भी ले लिया आनंद फानन में। मैं कहता हूं कि कल यदि कोर्ट ने अपना पासा पलट दिया और ये हुआ कि उनको सेट असाइड हो गया या उनको स्टे मिल गया या उनको राहत मिल गई, तो ये सब चीज फिर उनको लौटाई जाएगी। तो पहले तो प्रश्न चिन्ह ये लगता है भाजपा के नेताओं पर। दूसरी चीज, आपका जो आज का विषय था अमित जी, जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है, कि वीर सावरकर जी वाली टिप्पणी पर हमारे नेता ने 1 नहीं 10 नहीं 100 बार कह दिया कि हम वीर सावरकर जी के सम्मान में हैं। वो हमारे देश के सच्चे सपूत रहे हैं, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, जिसके साथ आदित्य ठाकरे जी और राहुल जी जो साथ साथ चलते हैं। तो राहुल जी कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, सावरकर तो माफी वीर थे। हाँ। अमीश जी, हम साथ साथ चले थे भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए। एक दूसरी पार्टी का एक दूसरी पार्टी में विलय नहीं हुआ है। शिवसेना अलग पार्टी है, कांग्रेस अलग पार्टी है, दोनों के नेता अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि वीर सावरकर जी का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारे यहां महाराष्ट्र में जो पूर्व महामहिम राज्यपाल जी थे, वो बार बार हमारे महापुरुषों का अपमान करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, सावित्रीबाई फुले का अपमान, महात्मा फुले जी का अपमान, वो हमें नसीहत का पाठ न पढ़ाएं। देश की जनता जानती है कि वो महापुरुषों का कितना आदर करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी अपने बयान पर अडिग हैं कि हम सावरकर जी लेकिन मजबूरी ऐसी है, उनके खिलाफ नहीं सुनेंगे, चाहे गठबंधन रहे और चाहे गठबंधन न रहे। अखिलेश जी वो कह रहे हैं गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन सावरकर पर गाली हम नहीं सुनेंगे। आप लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं सावरकर माफी वीर थे, बताइए क्या बोलेंगे आप? देखिए किस तरह से सुधांशु जी ने, नहीं इस बात का जवाब उसका भी दूंगा, जी दोनों का जवाब दूंगा मैं। सुधांशु जी ने कहा कि अब सांसद नहीं रहे तो बंगला का सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है क्या? किसी की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है क्या? ठीक है, ये सुरक्षा के नाते लोगों को बंगले मिलते रहे। जी बिल्कुल मिलते, आपका पॉइंट वैलिड है। और मैं इस बात को लेके आऊंगा सावरकर के ऊपर। रुकिए तो सावरकर पे आपका इसी दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं कि जो सांसद नहीं है, बंगले अभी नहीं खाली कराए गए हैं।
आपको एक चोर की चोरी का प्रूफ के साथ बताया जा रहा है, आप उसकी जांच नहीं कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उस चोर की एक और जो सरकार का धर्म और कर्तव्य है, जो संसद में धर्म है, सरकार का कर्तव्य है, उस पे आप त्वरित अपना एक्शन नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप जब एसपी जी के रूल बदला, सावरकर पे बोल दिया तो आप बोलना नहीं चाह रहे। जवाब दे रहा हूं। राहुल जी सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ अपनी बात। तो सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं? कुछ उन्होंने किसी के लिए ऐसी बात नहीं कि सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, कुछ अपनी बात कह रहे हैं, नहीं कह रहे, अपनी बात अपनी बात। सावरकर माफी वीर है कि नहीं है? अपनी बात। मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं हूं। देखिए जी, हाँ, तो राहुल गांधी तो है ही है, तो सावरकर नहीं हूं, तो सावरकर कहाँ है? नहीं तो फिर सावरकर को माफी वीर क्यों कह रहे हैं? इतिहास जानते हैं ना? क्या इतिहास? इतिहास क्या है? नहीं, हम इतिहास क्या है? इतिहास जो भी हो आप जानते हैं। इंदिरा गांधी का इतिहास जानता हूं मैं। इंदिरा गांधी ने सावरकर को महान सपूत माना था। बात ये बताइए ना सर। बात ये है कि आज एक चोर को प्रूफ के साथ बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति चोरी कर रहा है। आप सत्ता में बैठे व्यक्ति क्यों उसको रखवाली कर रहे हो? रंजीत सावरकर, जो सावरकर के पोते हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई न करने के बजाय आप ऐसे व्यक्ति जिस पे इतने जान माल के खतरे हैं, उस पे आप उसका बंगला खाली करा रहे हैं। ऐसा क्या बात है? कोई सवाल पूछ रहा है, किसी का यही दोष है? देखिए, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, यूथ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने स्मृति ईरानी पर जो बयान दिया वो तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। वो बेडरूम तक पहुंच गए और बोला कि बेडरूम में डार्लिंग बनाकर उन्होंने रख लिया है। मतलब अपमान की एक सीमा होती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कंपटीशन चल रहा है आज? ये लोग कौन कितना खराब बोल सकता है? नहीं, ये सब बिल्कुल तभी होता है हमें, जो मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बौखला जाता है लोग, जिनको समझ में नहीं आता कि अब क्या बोलना है। इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी एक महिला के बारे में, वो भी जो सांसद सदस्य है, कि मतलब घृणित है। इस पर कोई कमेंट करना ही बेकार है। अच्छा है, ऐसे ऐसे बयान सुन के देश की जनता इन लोग के बारे में ओपिनियन बनाएगी। बार बार बोल रहे हैं जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। अरे भैया, आपने कौन सी जांच करवाई थी? 2G 3G 4G जाके बीजेपी ने कोर्ट में सबूत दे दिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया, तब सीबीआई इंक्वायरी हुई। यहाँ भी तो कोर्ट में जा ही चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर कमेटी बना दी है। लेकिन सवाल तो दूसरा है ना, उसके बाद भी ये कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार जो काम करेगा वो काम कैसे नहीं करेंगे? सवाल तो ये है, सवाल मोनोपोली का है, सवाल एक आधिपत्य का है कि हम सत्ता में रहें चाहे नहीं रहें, एक आधिपत्य हमारा ही होना चाहिए। हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, कैसे नहीं चलोगे? सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, गांधी परिवार के लिए 2 अलग कानून बना दो। मतलब इस देश में सोचिए आप जरा कि 60 साल तक किस मानसिकता से कोई पार्टी राज करती रही। यही एक समय था जो आज सारे विपक्ष मिल गए हैं। ये 89 का समय याद कर लीजिए, इसी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सारे विपक्ष जवाब देते हैं। और उस वक्त मुद्दा था भ्रष्टाचार का मुद्दा, जो आप ही के लोगों ने उठाया था। अखिलेश जी, कोई मुद्दा नहीं है जो आप बना रहे हैं। करके बयान करता हूं। आप देखिए, अभी आप सावरकर पर बैकफुट पे आ गए, आप सावरकर पर आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे। स्मृति ईरानी को लेकर जो आपके यूथ प्रेसिडेंट, कांग्रेस यूथ विंग के प्रेसिडेंट ने टिप्पणी करी है, जिस पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया है, क्या आपको लगता नहीं है कि इतनी खराब टिप्पणी एक महिला के बेडरूम तक जाना? आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं। वो चलाइए वो बयान उसका। मैं नहीं चला सकता इतना। नहीं, क्यों नहीं? आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, उसको मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई को बात करके बोली थी और कहा था किसी महिला मंत्री के बेडरूम में जाकर महंगाई की बात होती है, सामान्य बात नहीं हो सकती। मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं और ये सब बंद कर दीजिए। मिसकोट नहीं कर रहा, मैं कोट कर रहा हूं उनको। क्या किसी महिला के बेडरूम में जाके महंगाई की बात होगी? व्यूअर्स आप बताइए, किसी महिला के बेडरूम में जाकर बात होगी? कांग्रेस ये सब कभी नहीं करती। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया, इसलिए परेशानी हो गई। हाँ, 80 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? बोल सकते हैं आप? तो उसके बराबर का बयान है ये? कोई नहीं बयान है तो ये। फिर ये बयान आप मिसकोट कर रहे हैं। ओके, ये मिसकोट सुधांशु त्रिवेदी, एक तरफ स्मृति ईरानी के लिए इस तरह के शब्द बोले गए, दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा को मैं कोट कर रहा हूं, भगवान राम ने परिवार धरती के लिए धर्म निभाया था। बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, भगवान राम कौन थे? यानी राम इज इक्वल टू गांधी फैमिली हो गया है। ये कौन सा तर्क देते हैं आप? देखिए, पहली बात क्या राम परिवारवादी थे? ना ये प्रियंका जी ने बोला है। क्या राम परिवारवादी थे या पांडव परिवारवादी थे? यानी कांग्रेस का जो परिवार है, वो परिवारवाद है, वो भगवान राम के परिवारवाद के बराबर है। अब बताइए क्या करिएगा?
यही तो मतलब देखिए, हुआ इसका। पहली बात मैं कहना चाहूंगा जी, कि अमीर जी पढ़ा देता हूं मैं आपको जवाब दे लूं। ओके सर, अब अखिलेश जी, आप बहुत विचार आप डिस्टर्बेंस कर लिया, अब हम लोग थोड़ा तो बोलने दीजिए। बोलिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है सर, आप इतना जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं, अब हमें भी बोल लेने दीजिए। अरे दहाड़ का देखिए, अमीर मैं से एक बोल बात भाई, ये मैं कहना क्या चाहता दहाड़ हूं के कि बोल जो रहा हूं? स्मृति नहीं, सुनिए, देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में कांग्रेस के लोगों के मन में जो कुंठा होगी, जो प्रतिक्रिया होगी, समझी जा सकती है, क्योंकि वो हमारी बहना ने इनके भैया को अमेठी से वायनाड तक खदेड़ दिया था। बताइए, उनकी खानदानी जागीर छीन ली, तो उनके मन में पता नहीं क्या क्या होगा, वो उभर के सामने आता है। और कोर्ट मिसकोट की बात है तो अखिलेश जी को कोर्ट कर देना चाहिए था, अभी पता करके स्टेटमेंट के बाद कोर्ट कर दें कि साहब ये वर्ड उसमें था या नहीं था। एक बात कहना चाहता हूं। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जो दूसरा विषय आपने क्या पूछा था अमित जी? प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी थी मैंने, उन्होंने बोला कि जैसे भगवान राम प्रियंका जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें भी सवाल खड़ा करती है। सुनिए, तो कांग्रेस का प्रियंका जी ने जो स्टेटमेंट दिया कल, ये लोग जी मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, पहले तो मुझे इसमें खट्टा मीठा अनुभव हुआ। मीठा इसलिए कि वो कांग्रेस जिसने महात्मा गांधी की समाधि पे लिखे राम के लिए अपनी सरकार में एक समय में हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक थे, वो जो राम मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, जो राम भक्त कारसेवकों पे फायरिंग के पक्ष में खड़ी थी, उसको राम तो याद आए कम से कम। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके मन में लगता भारतीय संस्कृति की समझ खत्म हो गई है, अरे अपने गलत पक्ष में खड़े भाई का साथ देना राम की परंपरा नहीं है, पांडवों की परंपरा नहीं है, रावण की परंपरा है। कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ खड़ा था, यह जानते हुए कि वो गलत है, जबकि पांडव अपने भाइयों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारे भाई गलत की तरफ हैं। तो प्रियंका जी को मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि प्रियंका जी ने ये नहीं बोला, प्रियंका जी ने क्या बोला इस बयान का प्रियंका जी के बयान का मैं जवाब नहीं, आप बिल्कुल, आप सवाल पहले सुन लीजिए 10 सेकंड के अंदर, फिर आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड का टाइम है, नोट करिए। बीजेपी परिवारवाद की बात करती है। भगवान राम कौन थे? भगवान राम ने परिवार धरती के लिए धर्म निभाया। क्या राम परिवारवादी थे या फिर पांडव परिवारवादी थे? हमारे परिवार के शहीद हुए हैं, इसके लिए हमें शर्म आनी चाहिए क्या? इस देश के लोकतंत्र में मेरे परिवार ने अपने खून से सींचा है, ये कहा। तो भगवान राम के बराबर कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार हो गया। ये आपको गलतफहमी होगी। भगवान राम के बराबर भाजपा ही हो सकते हैं और कौन ही हो सकता है। जो भगवान राम को लाए हैं, सुन तो लीजिए, नारे हैं, गाने हैं, जो भगवान राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, और आप ही लोग चलाएं, आप ही लोग गाना सुनाएं उनका। अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, हमारा सनातन धर्म में हर कोई कहता है कि मेरा लल्ला राम जैसा, मेरा भाई राम जैसा, तुलना करता है प्यार से, सम्मान से, और ये बताएंगे राम के बारे में। तो आप राम को परिवारवादी क्यों कह रहे हैं? आपकी अरे सुनिए, तो हर कोई अपने परिवार के, अपने भाई को, अपने आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। परिवारवाद को भगवान राम से कैसे जोड़ रहे हैं? अरे भाई, अब कोई तुलना हर कोई करता है कि मेरा राम जैसा बड़ा भाई है, मेरा राम जैसा बेटा है, हर कोई करता है, क्योंकि भगवान है। हर कोई प्यार में उनको याद करता है। आप ये सनातन संस्कृति को आपने कुछ समझ में नहीं आएगी। नहीं, पर भगवान राम से तुलना आप कर सकते हैं, लेकिन उनका परिवारवाद हमारा परिवारवाद बराबर है। सुनिए जनाब, ये मिसफिट हो रहा है। अरे मिसफिट आपको हो रहा होगा ना, क्योंकि आपके फ्रेम के बाहर है। दूसरी बात, राम काल्पनिक, अरे भाई आपके मैनिफेस्टो में था वो तोड़ने के लिए पुल, 64वें नंबर पे है 2004 के मैनिफेस्टो में। आपके मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है सीता जी काल्पनिक थी। आपके एक मंत्री ने यूपी में बोला कि सीता जी टेस्ट बेबी थी। सब लोग हर भाई बहन चाहते हैं कि वो उनके भाई राम जैसे हो। आने दीजिए इनके, अरे रुक जाइए, इनके सुने दिखा दें। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने आपके चैनल पे भी, हिंदुस्तान के कई चैनलों पे कहा कि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो भगवान नहीं है। पूछा गया क्या बना, दिखाने उसका महल बन रहा। एक मंत्री, एक यूपी के मंत्री भगवान राम के बारे में क्या उनके जन्म के बारे में क्या आप शब्द कहते हैं। एक बिहार के इनके डिप्टी सीएम भगवान राम के बारे में क्या कहते हैं, जवाब ले लेते हैं। हम बोल नहीं सकते। लेकिन प्रियंका वाड्रा, वो कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा की जो टिप्पणी है उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हर बहन चाहती है उसका भाई राम जैसा हो, इसमें क्या बड़ी बात है? राम का भी परिवारवाद था, गांधी परिवार का भी परिवारवाद है। करिए अब मुकाबला सुधांशु जी। देखिए, बिल्कुल हर कोई व्यक्ति अपने को राम कहना चाहता है,
रावण ने भी राम का रूप धरने का प्रयास किया था माता सीता के सामने, मगर रूप बदलने से चरित्र नहीं बदल जाता मान्यवर। आया था साधु का वेश धर के, मगर था तो अंदर से राक्षसी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप राम की बात कर रहे हैं, मगर आपके नेता वकील बनकर, वकील का चोला ओढ़कर राम मंदिर के खिलाफ खड़े होते हैं। आपके दर्जनों नेता बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री राम भक्त कारसेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन करने के लिए खड़े होते हैं। आपके प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बयान देते हैं कि तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के जमाने में राम मंदिर की खुदाई रुकवा दी जाती है, चूंकि अंदर से खंबे निकलने लगे थे कि मंदिर साबित हो रहा था। आपके पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के जमाने में 1961 में 12 साल के बाद मुस्लिम पक्ष पैरोकार बनता है और जब मूर्तियां रखी जाती है तो गोविंद बल्लभ काफी चर्चा हुई, लेकिन आज और की बाहर चर्चा का उस विषय कुछ पर और आता है, जी। इसलिए अंतर होता है। मुझे लगता है बार-बार इसलिए मैं शांतर एक हो बात रहा कहना है। चाहता हूं, मैं 30 अखिलेश सेकंड का समय, आप अब कांग्रेस बार-बार और बीजेपी डिस्टर्ब दोनों मत को करिए दूंगा भाई। 30 सेकंड का समय, और उसके बाद मैं सुनिए, एक राजकुमार लाइन भाटी और में कह आनंद दुबे के पास जाऊंगा। एक सेकंड में 30 सेकंड का समय आपके पास दूंगा, दोनों को दूंगा। आपके पास अखिलेश जी आता हूं। मेरा छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस कई थे राहुल गांधी के पास? अभी राम से तुलना हो रही है, कहा जा रहा है कि ये हिटलर वाली सरकार है, लेकिन एक सरल तरीका था, माफी मांग सकते थे और पूरा मामला ही ठन गोपाल हो जाता, खत्म हो जाता। क्या आपको लगता नहीं है मिस कैलकुलेशन हुआ है? इट इज अ बिग मिस कैलकुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब पवन खेड़ा के मामले में तुरंत कोर्ट जा सकते हैं, इस मामले में क्या हुआ? आप हमारी चिंता इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं क्या करनी कारण चाहिए? है? हम अपनी चिंता करने भर के हैं। अदालतों का मामला है, आप देखते चलिए। लेकिन पर ये मामला खत्म हो सकता था अखिलेश जी। आप लेकिन वही, ये मामला एकदम खत्म हो सकता था कि जांच बिठा देते कि कहां से 20,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कहां से इतने तो ये पैसे बदले अदानी जा के रहे मामले हैं। के चक्कर में सदस्यता आप कह रहे गवा दिए राहुल जी ने। पूरी सरकार ओबीसी को गाली देने के चक्कर में हुआ है। पूरी सरकार, देखिए आप ओबीसी की बार बार बात कर रहे हैं, इसी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बीजेपी बात करती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनिए, इसी दलितों की आरक्षण खत्म करने की बीजेपी बात करती है। एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेरा मूल सवाल है कि आपको बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस की चिंता है। आपके मंत्री कह रहे हैं कि अंदर से कोई राहुल गांधी को निपटाना चाह रहा है। अनुराग ठाकुर ने बोली ये बात। इनके यहाँ ऐसा होता है ना। अच्छा, निपटाया जाता है। अरे भाई, जिसके जी जवाब ले बताते थे कि मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, अगर वो भी गए तो वो भी 90 साल के बाद हुआ। जो ना जल्दी हो गया निपटाना। मतलब मैं राइटर नोट, अगर आप कह रहे हैं कि निपटा दिया गया तो वहां तो 90 साल के बाद निपटाया गया, लेकिन यहाँ तो 50वें में निपटा दिया जा रहा है। तो चिंता आपको करनी चाहिए। अगर आप करें सम्मान करने से किसने रोका है? तभी सम्मान हाथ जोड़े खड़े हैं, नमस्कार तक नहीं लिया जाता है। सम्मान करने से किसने रोका है? अपने सुधांशु, जिन्होंने ये क्या निपटारा है? क्यों आप लोगों को कांग्रेस की चिंता हो रही है? नहीं, हमें चिंता नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि शक पैदा होता है कि कांग्रेस के नेता, मैं जो पहले बोल चुका हूं, पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों में कोर्ट पहुंचते हैं, आतंकवाद के आरोपियों के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, पर राहुल गांधी जी के लिए गए नहीं। या तो कोई राहुल गांधी जी को समझा रहा है या बरगला रहा है कि जेल चले जाओ, उसके बाद तुम शायद हीरो बन जाओगे। अब पता नहीं इसमें क्या रणनीति है, या फिर कोई राहुल गांधी जी के लिए खड़े होने को तैयारी नहीं हो रहा है। इनके वकील तो वो हैं जो बाबरी से लेके आतंक के आरोपियों तक खटा क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? आज क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? इसका उत्तर तो अखिलेश जी ज्यादा बेहतर देंगे। आप कांग्रेस की क्या क्यों नहीं रणनीति करा रहे हैं? अडानी जितना दबाव मतलब आप पे क्यों शहीदी डाल रहे दर्जा हैं? देकर आप राहुल अडानी गांधी की को राजनीतिक यहाँ पे शहादत बीजेपी देना के लोग क्यों चाहते करते हैं? हैं? क्या करना चाहते हैं ये बताएं। क्यों भाई? ठीक है, अब एक एक करके राजकुमार भाटी, ब्रेक से पहले बात हो रही थी ओबीसी पर, आपका जो स्टेटमेंट था, क्या आपको लगता है कि जो राहुल जी ने ओबीसी के बारे में बोला, आप राहुल जी के साथ खड़े? मैं दोबारा पूछ लेता हूं क्योंकि आपको ऑब्जेक्शन हो रही थी तब बहुत। नहीं, राहुल गांधी ने ओबीसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, और ये मुकदमा ओबीसी के अपमान को लेकर नहीं चला है। ये मुकदमा किसी और विषय पर चला है। किस विषय पे? विषय ये है कि उन्होंने ये कहा कि सारे मोदी चोर हैं, जबकि उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा था जो चोर हैं उनके नाम के पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है। अब चोरों को अगर ये बैकवर्ड कह रहे हैं, ओबीसी कह रहे हैं बीजेपी वाले, तो ओबीसी का अपमान तो ये कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा चोरों के लिए और ये कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया,
तो ओबीसी का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे दे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती में जी 18,000 ओबीसी की नौकरियां इन्होंने छीन ली, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट दे दी है और हाईकोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि यूपी की सरकार ने 18,000 नौकरियां ओबीसी की छीनी है। सपा को लग रहा है कि ओबीसी का अपमान है, नहीं ये अपमान है, ये ओबीसी का अपमान नहीं है, वो इस केस को फ्रिवलेस बता रही है। सुनिए अमीश जी, देखिए कितना विचित्र बात है कि ये पार्टी, ये दोनों पार्टियां, हजारों उदाहरण होंगे अगर कह दिया जाए कि आतंकवादी, हर आतंकवादी एक समुदाय का क्यों होता है तो चिल्ला के खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे 18,000 नौकरी पर जवाब दे दो। और दो उदाहरणों पर चोर को जाति के साथ जोड़ देते हैं तो वो अपमान तो ओबीसी उठा अरे भाई नौकरी पर भी जवाब दे रहा हूं, क्या तरीका है भाई, हर व्यक्ति बोलने लगता है 18,000 नौकरी नहीं, पर 18,000 नौकरी का विषय किसी दिन और उठा लेंगे। आज विषय जो है उस पर बात कर लेते हैं जो राहुल गांधी का विषय है। पूरी बात सुनिए और मैं नौकरी पे भी चुनौती से पूछता हूं, इनके जमाने में पिछड़े वर्ग को छोड़िए, पिछड़ा वर्ग और जनरल वर्ग मिला के इन्होंने कितने पिछड़े समाज को नौकरियां दी हैं, सिर्फ अपनी एक जाति को छोड़कर। और मैं किसी और दिन सुधांशु जी इस पर चर्चा करूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कितने ओबीसी समाज को नौकरियां दी है यादव समाज को छोड़कर, लेकिन वो विषय मेरा नहीं है। लेकिन एक सेकंड अखिलेश जी, सावरकर माफी वीर थे आपकी राय में? और आज कहते हैं हम एक सेकंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होल्ड ऑन, सावरकर माफी वीर थे आपकी राय में? हम किसी का अपमान कभी नहीं करते हैं। माफी वीर थे, अपमान जो राहुल जी ने कहा वो गलत है, सही कहा? सावरकर के बारे में राहुल जी का कहना सही है गलत? मोदी जी ने कहा 80 करोड़ मानना पड़ेगा आनंद दुबे, वो सही था कि गलत है? आनंद दुबे मानना पड़ेगा, ये बताइए आप। उद्धव ठाकरे का खौफ है ये कांग्रेस पार्टी में? जो लोग ये कहते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड का रेट तय करके नहीं, लेकिन वो अभी बात हो रही है वीर सावरकर की। अभी भी वीर सावरकर वीर थे या नहीं थे? यही बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है वीर नहीं थे। महिलाओं के लिए जो कहा गया है, डॉक्टर अजय लोग 30 सेकंड, डॉक्टर अजय लोग 20 सेकंड। अमीश जिस तरह से परिवारवाद और राज करने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा दिमाग में घुसी हुई है कि अपने आप को भगवान राम और पांडव से कंपैरिजन कर दिया, ये कहते हुए क्या वो परिवारवादी नहीं थे? तो माननीय प्रियंका वाड्रा गांधी जी भूल गई थी कि अब राजा रानी के कोख से नहीं पैदा होता है, ये लोकतंत्र है। जब से ये देश आजाद हुआ है राजा या तो बैलेट से आया है या ईवीएम से आया है, लेकिन ये याद कभी नहीं आएगा। इनके लिए राजा हमेशा रानी के कोख से ही निकलेगा और ये परिवारवाद को जस्टिफाई करेंगे। यही है इनकी लोकतंत्र में आस्था, इनकी लोकतंत्र में यही आस्था है। इनको भगवान राम राहुल गांधी दिखते हैं। अरे कहां से दिखे? और इस देश को बनाया जनता के बदौलत, जनता के विश्वास के बदौलत। और एक वजह ईवीएम में आपका नाम निकल नहीं रहा है, दिक्कत सारा फ्रस्ट्रेशन यही है। जी आनंद दुबे 15 सेकंड। अमित जी, एक डायलॉग है कि न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही। राम भगवान की बात हो गई, रावण की बात हो गई, सारी मर्यादा की बात हो गई, लेकिन ये तो सब पे लागू होनी चाहिए। वो मर्यादा उस समय कहां चली जाती है? लेकिन ये राहुल जी तो सावरकर पर कोई मर्यादा ही नहीं रख रहा है। अपने एक सहकारी राहुल गांधी जी तो सावरकर पर कोई मर्यादा नहीं रख रहा है। चौधरी जी के लिए कर रहे हैं पुरखा जैसे भविष्य आपका खराब कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही अब आज का बड़ा सवाल, और ये सवाल आजकल सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सवाल के दो पहलू हैं, एक सत्ता पक्ष पूछ रहा है और दूसरा विपक्ष पूछ रहा है, आखिर सरकार राहुल गांधी की सदस्यता छीनने में बुलेट ट्रेन की स्पीड से काम क्यों कर रही है? तो सत्तारूढ़ पार्टी पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है कि सूरत कोर्ट से सजा के बाद कांग्रेस ने ऊपरी अदालत में अपील नहीं की। अनुराग ठाकुर ने एक कदम आगे जाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी में भीतर घात की आशंका जता दी। हालांकि यह सवाल जहन में जरूर आता है कि जिस पार्टी में एक से एक बढ़कर वकीलों की फौज खड़ी हो, वो राहुल गांधी की सदस्यता जाने तक खामोश क्यों थे? जबकि हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट का पूरे तरीके से इस्तेमाल हुआ, बड़े बड़े वकीलों की पैरवी की गई। तो क्या राहुल गांधी किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, जैसा अनुराग ठाकुर इशारा कर रहे हैं क्या, या फिर ये कांग्रेस की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसके तहत राहुल गांधी के पक्ष में एक सिंपैथी वेव चलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी चाहते तो आसानी से सूरत कोर्ट में ही सॉरी बोलकर, माफी मांगकर अपना केस रफा दफा कर सकते थे, लेकिन वो माफी ना मांगने की जिद पर क्यों अड़े रहे?
ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इससे पहले कोर्ट में कभी माफी नहीं मांगी है। आपको याद होगा राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बार वो माफी नहीं मांग पाए। अरविंद केजरीवाल जो राहुल जी का साथ दे रहे हैं वो खुद माफी मांग चुके हैं, एक नहीं कई नेताओं से। इसमें सबसे बड़ा नाम अरुण जेटली का है और नितिन गडकरी का है, जयराम रमेश भी एक नाम है। तो फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, कौन निपटा रहा है और कौन निपटाना चाहता है। नमस्कार।